हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इम्यूनिटी प्रोसेस, सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी कैसे वर्क कर रही है। कोई भी एंटीजन अपनी बॉडी में आता है तो जो है अपनी डब्ल्यूबीसी की जो सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस या दूसरी एनके सेल्स, किलर सेल्स, वो जो है अटैक करती है, इनगल्फ करती है उस एंटीजन को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उस पैथोजन को या उस इन्वेडिंग वायरस या बैक्टीरिया को। इनगल्फ करने के बाद वो अंदर जो रिएक्शन होता है उस मैक्रोफेजेस सेल और एंटीजन का, तो उसकी वजह से एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स रिलीज़ होते हैं। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स रिलीज़ होकर ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लिम्फॉइड टिश्यू या लिम्फॉइड सेल तक जाते हैं। फिर वो लिम्फॉइड टिश्यू या लिम्फॉइड सेल बी सेल और टी सेल को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बी सेल प्रोड्यूस होने के बाद वो प्लाज्मा सेल का डेवलपमेंट करते हैं और साथ ही उस बी सेल का एक क्लोन कॉपी भी तैयार हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं मेमोरी बी सेल। ठीक है, और वही प्लाज्मा सेल जो है आगे जाके एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। जैसे कि आप पहले पेज पे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ड्यूरिंग इम्यूनिटी प्रोसेस उससे क्या होगा, टी सेल बी सेल का एक्टिवेशन हो जाएगा, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बी सेल और टी सेल की क्या फंक्शनिंग थी, टी सेल आगे जाकर सेलुलर इम्यूनिटी में या तो वायरल रेप्लिकेशन को रोक देती है या तो फिर टी हेल्पर सेल या टी सप्रेसर सेल के फंक्शन को एक्टिवेट कर देती है, या तो फिर इंटरफेरॉन्स का डेवलपमेंट करती है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं, जो कि इंटरप्ट करते हैं उस वायरस की रेप्लिकेशन को रोक कर। ठीक है, अगर वो रेप्लिकेट होगा ही नहीं तो कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या फिर उसके प्रोटीन जो उस वायरस के आरएनए में होंगे, जैसे आपका यूरेसिल और बाकी की जो सीक्वेंसिंग कोड होता है उसका प्रोटीन का, वो बंद हो जाएगा, वो वायरस इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, डेड हो जाएगा। वैसे ही बी सेल जब एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, प्लाज्मा सेल और क्लोन मेमोरी बी सेल, जैसे कि आप यहाँ फर्स्ट पेज नंबर पर देख रहे हैं। अब ये जो प्लाज्मा सेल है वो प्रोड्यूस कर रहा है क्या, एंटीबॉडीज़। और वही आज का अपना टॉपिक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हमें आज क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एमएचसी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हम किसको कहेंगे, वो एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है प्लाज्मा सेल के द्वारा। और वो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करता है कौन, बी सेल। और बी सेल को एक्टिवेशन कौन देता है, आपके लिम्फॉइड टिश्यू में या लिम्फॉइड सेल्स में जब भी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स एंटर करते हैं तो एक्टिवेशन मोड में आ जाता है बी सेल और टी सेल का प्रोडक्शन। ठीक है, इतनी इम्यूनिटी प्रोसेस आपको समझ में आई थी। सेलुलर और ह्यूमरल आपने पढ़ा होगा, उसमें ही या बी सेल और टी सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है जिससे प्लाज्मा सेल बन रही है। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रही है और वो एंटीबॉडीज़ को हम क्या कहेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है यही आज का अपना लेक्चर का टॉपिक है। इसमें अपने के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ना है, समझना है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी क्या होते हैं, ये कुल 5 तरीके के होते हैं, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी। ठीक है, GAMED। आईजी जो है रिप्रेजेंट करता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स वर्ड को, और ये GAMED ये जो है इसके अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग के आधार पे इनको ये नाम अलॉट किया गया है। तो ये कुल 5 तरीके के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि ये हमारी एंटीबॉडीज़ हैं जो प्रिवेंट करती है हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस से जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, अब इस इम्यूनोग्लोबिन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ इम्यूनोग्लोबुलिन की। इट इज़ अ glycoprotein molecule which is made by plasma cells in response to an antigen. It can recognize and bind to the antigen that cause its production. They function as antibody. They are gamma globulins which are synthesized by plasma cells, and they constitute about 25 to 30% of total serum protein. All antibodies are immunoglobulins, but all immunoglobulins may not be antibodies. ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, नोट्स दिए हैं मैंने आपको, आप उसमें इसकी डेफिनेशन और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, IgA
मतलब immunoglobulin G is the only immunoglobulin which can cross the placenta and provide immunity to the developing fetus. IgA, it is present in breast milk which protect the newborn during first months of life. IgM, it is the first antibody which is produced in response to an antigen and is most effective against invading microorganism. IgE, it mediates immediately it mediates immediate hypersensitivity reactions and is responsible for symptoms of anaphylactic shocks, high fever and asthma. IgD, it is found on the surface of B cells where it acts as a receptor for antigen. ओके तो हम समझेंगे सबसे पहले इन एंटीबॉडीज़ इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, कुछ ये इस तरीके का होता है, वाई शेप में। ठीक है, वाई शेप में होता है और ये आप इसमें देख रहे होंगे फ्लो चार्ट में कि इसका सबसे जो मेन फंक्शन है वो आइडेंटिफाई करना उस पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया को या इन्वेडिंग माइक्रो को, पैथोजेंस को या एंटीजन को, उनको आइडेंटिफाई करके ये देखना आप फिर नेक्स्ट लाइन में ये एंटीजन यहाँ स्टिक हो जाते हैं, अडेयर हो जाते हैं कहाँ पर, इन आईजी एंटीबॉडीज़ पर या इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के ऊपर। ये वाई शेप में आप देख रहे होंगे छोटे छोटे डॉट्स। हर एक एंटीबॉडी कम से कम 2 एंटीजन को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, और इसके बाद स्टार्ट होती है आपकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट होता है, कभी कभी इन्फ्लामेशन भी होती है, रेडनेस आती है। ठीक है, कुछ भी अगर हमारी बॉडी में इस तरह के साइंस सिग्नल्स आते हैं तो समझ लेना कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अपनी बॉडी में हो रहा है। जैसे कि अभी का जो इन्वायरमेंट चल रहा है, किसी को भी यदि बुखार आता है, फीवर आता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई। इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हो रही है, आपका शरीर नेचुरली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, नेचुरली इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपकी बॉडी में बन रहे हैं। ठीक है, ये अच्छा साइन होता है। उसके बाद आप इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें ये 6 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, इनको समझ लोगे तो इजीली आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। क्या होता है एक्चुअली में ये बेसिक स्ट्रक्चर इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, इसमें कुल 4 पॉलीपेप्टाइड्स चेन होती है जो कि प्रोटीनियस फॉर्म में होता है, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड बन के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। और वो 4 चेन में से 2 चेन लाइट चेन कहलाती है और 2 हैवी चेन कहलाती है। ये सारी चेन्स डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती है, ज्वाइन होती है, सल्फर सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखें आप, लाइट चेन्स एंड हैवी चेन्स वाज सब डिवाइडेड इनटू वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। अब ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं उस स्ट्रक्चर में, मैं आपको उसका पिक भी आपको पीडीएफ में सेंड किया है आप, और वो भी बताता हूँ कि वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन कहाँ होता है। ठीक है, तो अभी तो आप ये टर्मिनोलॉजी समझें कि लाइट चेन्स और हैवी चेन्स सब डिवाइडेड इनटू वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन, एंड इट कंटेंट्स 2 types of terminal, that is amino terminal at variable region and carboxy terminal at constant region। ठीक है, ये देखिए आप फिगर, यहाँ पर आपको जो बीच में लंबी सी वाई शेप की चेन दिख रही है ये लॉन्ग चेन है। ठीक है, हैवी चेन, लॉन्ग चेन बोल सकते हैं या हैवी चेन बोल सकते हैं, और उसके साइड में जो ये 2 छोटी छोटी चेन्स हैं वो लाइट चेन है। कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन आपको ये दिख रहा होगा, जहाँ जहाँ वी लिखा है यानी ये वेरिएबल रीजन है, और ये सी मतलब कांस्टेंट रीजन। इन दोनों के जो बीच में ये जो गैप आ रहा है उसमें वो एंटीजन फिक्स हो जाता है। ऊपर आपको NH2 दिख रहा होगा, यानी अमीनो ग्रुप वहाँ प्रेजेंट है, कहाँ पर, वेरिएबल रीजन पे। ठीक है, और कार्बोक्सिल टर्मिनल ये रहा COOH, इस रीजन को हम बोलेंगे कांस्टेंट रीजन। ठीक है, यहाँ सी भी आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये वाई शेप स्ट्रक्चर पे, इसको कहेंगे हम हिंज रीजन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपके इम्यूनोग्लोबुलिन का। ये 3 पॉइंट के बाद बाकी के 3 पॉइंट हम समझते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ईच IG चेन्स हैव लूप डोमेन ड्यू टू पेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी ईच
इम्यूनोग्लोबुलिन चेन्स हैव लूप डोमेन। क्या होता है कि सल्फाइड सल्फाइड डाइसल्फाइड जो बॉन्ड बन रहा है उसकी वजह से इन हेवी और लाइट चेन्स में एक लूप फॉर्मेशन होता है, उस लूप की वजह से वो डोमेन कहलाता है। इसलिए उस डोमेन के अंदर ही वो एंटीजन इंट्रैप्ट होता है या अटैच्ड होता है। उसके बाद ये जो फिफ्थ पॉइंट है, लाइट चेन कंटेंट्स सिंगल वेरिएबल डोमेन एंड सिंगल कांस्टेंट डोमेन, जिसका नाम है वीएल और सीएल। ऐसा ही हेवी चेन जो है उसमें एक वेरिएबल डोमेन होता है और 3 कांस्टेंट डोमेन होते हैं, जैसे वी एच, सी एच वन, सी एच टू, सी एच थ्री। और लास्ट हेंच रीजन इज़ बिटवीन सी एच वन एंड सी एच टू। अब ये सी एच वन, सी एच टू, सी एच थ्री कहाँ है, ये इस फिगर में आपको दिखेगा। ये जहाँ जहाँ वेरिएबल रीजन लिखा है मतलब ये लाइट चेन है। ये लाइट चेन भी 2 सब डिविजन्स में है, यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड है। तो ऊपर वाले पार्ट पे वी लिखा है यानी वो वेरिएबल रीजन, नीचे वाले पार्ट पे सी लिखा है यानी कांस्टेंट रीजन। यानी ये लाइट चेन है तो लाइट चेन में एक वेरिएबल रीजन है और एक कांस्टेंट रीजन है। वैसे इसके पास में जो ये हैवी चेन है इसमें आप देखेंगे कि टॉप पर वी लिखा है यानी ये वेरिएबल रीजन है, और उसके बाद सी एच वन यानी ये पहला जो सी लिखा है वो सी एच वन है, फिर ये दूसरा जो सी लिखा है वो सी एच टू, फिर ये लास्ट वाला सी एच थ्री। यानी 3 कांस्टेंट रीजन है इसके पास, किसके पास, हैवी चेन के पास। और लाइट चेन में एक वेरिएबल रीजन और एक कांस्टेंट रीजन, हैवी चेन में एक वेरिएबल और 3 कांस्टेंट रीजन। और ये सब जो अटैच्ड है वो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से, और डाइसल्फाइड बॉन्ड को हम कहेंगे हेंच रीजन। ठीक है, तो ये कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है इन 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। अब आगे इसको समझते हुए कि इनका वर्क क्या है, कैसे ये काम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। Immunoglobulin is composed of 4 polypeptide chain which consist of 2 identical light and 2 identical heavy chains. These chains are linked together by disulfide bond. जैसा कि आपने स्ट्रक्चर में देखा, light chains are similar in all immunoglobulins. Light chains of immunoglobulins occur in 2 varieties, that is kappa and lambda. Light chains and heavy chains are subdivided into variable and constant region. Each heavy chain and light chain contains amino terminal in variable region and carboxy terminal in constant region. Heavy chains are structurally and antigenetically distinct for each class. Each immunoglobulin peptide chain has intradisulfide bonds which forms loop. Each loop in immunoglobulin is compactly folded to form a globular structure domain. Light chain consists of a single variable domain VL and a single constant domain CL, while heavy chains contain one variable domain VH and 3 constant domains CH1, CH2, CH3. फुल स्टॉप के बाद लिखा है हेंच रीजन इज द सेगमेंट इन हैवी चेन बिटवीन CH1 एंड CH2। ठीक है, तो ये देखिए हेंच रीजन कहाँ पर है, CH1 और CH2 के बीच में। ठीक है, V यानी एक वेरिएबल कांस्टेंट डोमेन, और फिर CH1 जो सिंपल सी लिखा है उसको आप CH1 समझे। उसके बाद ये डाइसल्फाइड बॉन्ड का हेंच रीजन जहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर कनेक्टेड है, बैकबोन कहा जाएगा इसको। उसके बाद ये CH2 और सबसे आखिरी वाला जो C लिखा है वो CH3 है। ओके, immunoglobulins are specialized group of proteins which are mostly related with gamma globulin fraction. It is a functional term whereas gamma globulin is a physical term. They are produced by plasma cells in response to an antigen and function as antibodies. ठीक है, अब यदि हम इस स्ट्रक्चर को बीच में से क्लीवेज करेंगे या तोड़ेंगे तो ये 2 फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसमें से पहले फ्रैगमेंट को बोलेंगे अपन फैप फ्रैगमेंट यानी फ्रैक्शन एंटीबॉडी, और दूसरे हिस्से को हम कहेंगे FC यानी फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेबल। ठीक है, और ये क्लीवेज किससे होगा, पेपेन एंजाइम से। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर पेज पर, फैप फ्रैगमेंट अलग हो गया और
दूसरा जो इसका जो हिस्सा था उसको FC कहेंगे, यानी फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेबल। ये दोनों स्प्लिट हुए, क्लीवेज हुए किससे? पेपाइन एंजाइम से। अब क्लासिफिकेशन की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 तरीके के आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनको अपन एंटीबॉडीज़ भी कह सकते हैं। तो उनका क्या वर्कआउट है, किस तरीके से वो डिफेंस मैकेनिज्म में अपना फंक्शन, अपना रोल प्ले करते हैं, तो आप सबसे पहले IgG के बारे में हम समझते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, it is the most abundant class in serum which constitute about 80% of total immunoglobulin। ये यानी कि ये हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में या हमारे सीरम में 80% से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड, plasma and tissue fluids. It is found in the shape of single Y-shaped unit, that is monomer unit. Okay, it is the only immunoglobulin which can cross the placenta and provide natural immunity to the developing fetus। ये easily प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है क्योंकि इसका शायद मोलिकुलर वेट कम होता है और अवेलेबिलिटी 80% की अबव होती है। कहाँ कहाँ? आपके ब्लड में, आपके प्लाज्मा में, आपके टिश्यू फ्लूइड्स में। ओके, इसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दे रखा है, आप उसको भी ध्यान से देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट भी वहाँ प्रेजेंट है, CH3 भी है, CH2 है आपका, और हेंस रीजन आपको दिख रहा होगा, हेवी चेन, लाइट चेन दिख रही होगी। ऐसा इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी का होता है। उसके बाद बात आती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए यानी IgA। IgA constitutes about 10 to 15% of the total immunoglobulin. It is mostly found in body secretions like saliva, tears, sweat, मिल्क एंड द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। यानी डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारी बॉडी का है उसमें जो ये फ्लूइड्स, जहाँ यूँ कहें कि बॉडी सिक्रेशंस भी आपको डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे, जैसे कि हमारे आंसू, टीयर्स। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया है, वायरस जो हम नेट डाइस से नहीं देख सकते, लेकिन हमारी आंखें 24 जब तक हम जागते रहते हैं हमारी आंखें खुली होती है, तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी आँख, आई के कांटेक्ट में भी आते हों। तो जो उस समय हमें आँखों में से जब वो टीयर्स आते हैं तो उस टीयर्स में भी आपका ये प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी। कौन सा? IgA। सलाइवा, हमारे मुंह में हम कुछ भी अगर कुछ ऐसा कुछ खाते हैं या कुछ चीज़ें जो ख़राब हो चुकी होती हैं, कोई किसी में माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है, तो हमारा सलाइवा के अंदर भी इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट है, जिससे कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म में वो एंट्री पॉइंट पे ही उस माइक्रोबियल कंटामिनेशन वाली फूड को, माइक्रोब्स को या कुछ भी ऐसा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहीं किल करने की क्षमता रखता है। एंटीबॉडी वहाँ अपनी सलाइवा में प्रेजेंट होती है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को कुछ वुंड हो जाता है या कट लगता है तो सबसे पहले वो अपना सलाइवा अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अपने सलाइवा में भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, जिससे कि उस कट लगे हुए हिस्से पर या उंगली पे समझ लो कहीं पे कट लग गया हो तो वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन में कोई भी बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना कर जाए। बैंडेड लगाने के पहले भी रफली सबसे पहले लोग अधिकतर जो है सलाइवा अप्लाई कर देते हैं। तो वो शायद इसी वजह से, क्योंकि वो लोग जानते थे हमारे एंसेस्टर्स की सलाइवा में भी आपका एंटीबॉडीज़ हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का काम वो करेगी। ऐसे ही स्वेट यानी आपका जो पसीना होता है उसमें भी ये इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रेजेंट है, मिल्क में प्रेजेंट है। इसके अलावा आपके इंटेस्टाइन की वॉल में भी प्रेजेंट है। इट इज़ प्रेजेंट इन शेप ऑफ सिंगल मोनोमर और डबल यूनिट डाइमर विच इज़ हेल्ड टुगेदर बाय J chain। व्हेन प्रेजेंट इन सीरम इट एग्जिस्ट एज मोनोमर, whereas when present in external secretions it exists as dimer called secretory immunoglobulin। Secretory IgA is present in breast milk which protects the newborn during their first months of life। ओके, ये उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है। जब ये हमारी बॉडी के इंटरनल साइड में अवेलेबल होता है तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो मोनोमर यूनिट में होता है, लेकिन अगर ये अपनी बॉडी सिक्रेशंस के थ्रू आ रहा है तो इसका स्ट्रक्चर डाइमर बन जाता है। ऐसे ही आपका जो इम्यूनोग्लोबुलिन M है उसके बारे में हम समझते हैं, उसके फंक्शनिंग क्या है और वो कहाँ प्रेजेंट होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन M अकाउंट्स फॉर 5 to 10% of total serum protein and about 80% of IgM is present intravascularly।
ठीक है, आपके सीरम में इसकी क्वांटिटी है 5 से 10% और उसमें से ये 80% कहाँ पाया जाता है, इंट्रावस्कुलर सिस्टम में हमारे बॉडी के अंदर। इम्यूनोग्लोबुलिन एम इज़ द लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन. इट इज़ composed of 5 Y-shaped unit which is held together by a J polypeptide chain. Due to its large size, it cannot cross blood vessels, so it is restricted to the bloodstream. It is the first antibody which is produced in response to an antigen and is most effective against invading microorganism. इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा. हमारी बॉडी में फर्स्ट लाइन की जो एंटीबॉडी बनती है, सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है और लार्ज क्वांटिटी में बनती है, वो है आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन एम. उसके बाद नंबर आता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी का. ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कोई आपसे बेसिकली पूछे तो एंटीबॉडीज सबसे ज़्यादा कौन सी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, तो वो है IgM और IgG. ठीक है, और सबसे पहले किसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, वो है IgM. ओके, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है. ये 5 यूनिट वाई शेप्ड में प्रेजेंट होता है इस तरीके से. उसके बाद IgE का जो स्ट्रक्चर है वो IgG के सिमिलर है. द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन E इज सिमिलर टू IgG. That is, it is single Y-shaped monomer unit. It is normally present in very small concentration in blood, that is 0.3 microgram per ml. It doesn't cross placenta and their levels are increased in individuals with allergies as it is associated with the body allergic response. It mediates immediately hypersensitivity reactions and is responsible for symptoms of anaphylactic shock, hair fever एंड अस्थमा. अब ये हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है ये हम इसी यूनिट में आगे जाकर समझेंगे. मैं आपको पूरी डिटेलिंग, हाइपर सेंसिटिविटी एक पूरा बड़ा टॉपिक है, इसको आराम से समझाऊंगा. लेकिन अब अभी आप ये समझें कि जैसे आपका अस्थमेटिक पेशेंट हुए या किसी इंसान को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, तो उस एलर्जिक रिएक्शंस में सबसे पहले जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, जो इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, वो होती है IgE. ठीक है, उसी प्रकार इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है इम्यूनोग्लोबुलिन जी के तरह, क्योंकि इसका भी सिंगल मोनोमर यूनिट स्ट्रक्चर है. उसके बाद हम दूसरी इम्यूनिटी या दूसरी एंटीबॉडी या दूसरा इम्यूनोग्लोबुलिन डी, सबसे लास्ट, उसके बारे में समझते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ IgD इज सिमिलर टू IgG. ये भी मोनोमर यूनिट है और IgG से सिमिलर स्ट्रक्चर इसका हो सकता है. इट अकाउंट्स फॉर 0.2% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स. इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ B cell एंड देयर फंक्शन इज टू एक्ट एज अ रिसेप्टर फॉर एंटीजन. ओके, उसके बाद इन पांचों एंटीबॉडीज़ की, इन पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो फंक्शनिंग है और शेप किस तरीके का है उसको कॉलम वाइज यहाँ पर बुक में दे रखा है. आप इन नोट्स में पढ़ सकते हैं. जैसे कि IgE का जो शेप है वो सिंगल मोनोमर यूनिट है. मेन फंक्शन क्या है इसका, मेन एंटीबॉडी इन द सेक्रेटरी रिस्पॉन्स एंड क्रॉस द प्लेसेंटा. वैसे ही इम्यूनोग्लोबुलिन ए सिंगल या डबल यूनिट जे चेन शेप्ड में भी अवेलेबल होता है. ये मेन फंक्शन इसका है मोस्टली फाउंड इन बॉडी सिक्रीशन लाइक सलाइवा, टीयर, स्वेट, मिल्क. सेक्रेटरी IgA प्रिवेंट्स द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल वायरस टू म्यूकस मेम्ब्रेन. ठीक है, ऐसे ही IgM पेंटामर यूनिट, मेन फंक्शन प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एंटीजन एंड डजंट क्रॉस द प्लेसेंटा. उसके बाद IgE सिंगल मोनोमर शेप्ड, मेन फंक्शन मीडिएट्स इमीडिएटली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस यानी एलर्जिक रिएक्शंस. उसी तरह सबसे लास्ट IgD मोनोमर सिंगल शेप्ड स्ट्रक्चर, मेन फंक्शन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ B cell वेयर इट एक्ट एज अ रिसेप्टर. तो यहाँ आपकी जो इम्यूनिटी प्रोसेस थी, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किस तरीके से एंटीजन एंटर होता है बॉडी में और किस तरीके से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रहा है, और उसके बाद जो आज वाले लेक्चर में ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स यानी आपकी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही है, उनका क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है, हमने ये समझा. इसके बाद हम समझते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ MSC. MSC क्या होता है? MSC मतलब मेजर
हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एक्चुअल में कोई प्रोटीन नहीं है या कोई सेल नहीं है, एक्चुअल में ये अपनी बॉडी के हर ऑर्गन, हर टिश्यू, हर सेल में जो वो अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना, तो उस न्यूक्लियस के आसपास या न्यूक्लियस के अंदर ही एक क्लस्टर ऑफ जीन्स है। ठीक है, ये क्लस्टर ऑफ जीन्स में ये बहुत सारे जीन्स इकट्ठे होकर एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बनाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स यूनिट को हम कहेंगे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसका भी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट और वाइड रोल है। तो इसकी डेफिनेशन पहले तो हम समझते हैं। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, in all vertebrates there is a genetic region that has a major impact on graft survival. This region is called as the major histocompatibility complex, MHC. MHC is tightly linked cluster of genes found in all mammals and its product, ध्यान से सुनना, इस जीन के जो प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट प्रोटीन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये एमएससी कॉम्प्लेक्स खुद वर्क नहीं कर रहा, ये अपने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और वो प्रोडक्ट फिर वर्क कर रहा है किसमें, डिफेंस मैकेनिज्म में। दिस क्लस्टर ऑफ जीन्स फाउंड इन ऑल मेमल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर एसोसिएटेड विद इंट्रासेल्युलर रिकॉग्नाइजेशन एंड सेल्फ नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन। MSC plays a major role in development of humoral as well as cell-mediated immune response. The MSC products play a critical role in antigen recognition by T cell in humans. MSC is found on chromosome number 6, which is also called as HLA complex, that is human leukocyte antigen, whereas in mice MSC is found on chromosome 17, which is called as H2 complex. अब ये पूरा पैराग्राफ हम समझते हैं कि MSC जो क्लस्टर ऑफ जीन्स है वो हर मैमल्स में पाया जाता है। इसकी एक खासियत है, ये डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत बड़ा वर्क वाइड रोल प्ले करता है। इसकी खासियत ये है कि ये MSC कॉम्प्लेक्स है यानी क्लस्टर ऑफ जीन्स, इसकी एक ये क्षमता अच्छी है कि अब ये अपनी बॉडी की सिंगल सेल तक पहचानता है, हमारी बॉडी के कंपोनेंट्स पहचानता है। हमारे बॉडी में जो सेक्रीशंस हैं या दूसरे अदर कंपोनेंट्स हैं या सेल्स हैं या बॉडी फ्लूइड्स हैं, ये एक एक चीज़ को अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करना जानता है। अब यदि ऐसी कंडीशन में कोई इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजेनिक हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी में इन्वेड कर जाता है, घुस जाता है, तो ये इजीली डिटेक्ट कर लेता है कि ये अपनी बॉडी का व्यक्ति नहीं है, ये कोई बाहर से आया हुआ प्राणी है। तो इसको अपने को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, अब इसको ख़त्म करना है। अब इसको ख़त्म कैसे करना है, तो वो टी सेल को एक्टिवेट कर देगा। अब वो टी सेल एक्टिवेट कैसे होगा, तो ये जो MSC कॉम्प्लेक्स है, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, 22 पेयर तो आइडेंटिकल होते हैं ह्यूमंस में, लेकिन जो 23rd पेयर है वो सेक्स के बारे में बताता है कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो हमारे जो क्रोमोसोम नंबर 6 है वहाँ पर ये MSC प्रेजेंट होता है। ऐसे ही चूहों के अंदर क्रोमोसोम नंबर 17 पे ये MSC कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। हमारी जो क्रोमोसोम नंबर 6 है वहाँ पर इसको कहा जाएगा HLA कॉम्प्लेक्स यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम 6 जो हमारे हर एक सेल में प्रेजेंट है, क्रोमोसोम वो जो MSC कॉम्प्लेक्स है हर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो वो जब उस सेल के अंदर वो इन्वेट कर जाता है वायरस या बैक्टीरिया, तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं कौन, MSC कॉम्प्लेक्स, और ये सिग्नल भेजते हैं किसको, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को। कैसे सिग्नल भेजेंगे, इनकी दो क्लास होती है, MSC फर्स्ट और MSC सेकंड, यानी उस क्लास को हम बोलेंगे ये इनका बाय प्रोडक्ट है, यानी वो प्रोटीन है, वो प्रोटीन एक्टिवेट कर देता है हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को कि भैया अब टी सेल बनाओ, और वो टी सेल जो है फिर रिकॉग्नाइज करती है हमारी ब्लड सर्कुलेशन में या हमारी बॉडी फ्लूइड्स में घूम घूम कर कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है। तो वो उस ऑनसेट ऑफ एक्शन तक, उस साइट तक वहाँ पहुँचता है टी सेल और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उस इन्फेक्टेड सेल को, हमारी बॉडी की ही इन्फेक्टेड सेल को या फिर उस वायरस को। यानी कि MSC बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये लाइन समझ में आई आपको, ये पैराग्राफ समझ में आया। अगर नहीं आ रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन या MSC का स्ट्रक्चर और फंक्शन, तो आप मुझसे कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं। इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हेजिटेशन हो, तो आप डायरेक्टली मुझसे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ MSC प्रोटीन्स,
यहाँ पर हम एमएससी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एमएससी एक तरह का एक कॉम्प्लेक्स है जो कि हमारे न्यूक्लियस में या सेल में प्रेजेंट है, बॉडी के हर सेल में प्रेजेंट है। तो और ये क्लस्टर ऑफ जीन्स है, ये एक्टिवेट तब होगा जब कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऐसा कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इन्वेट कर जाता है उस पर्टिकुलर सेल के अंदर। तो फिर ये एमएससी जागृत होते हैं और फिर जो है ये क्रोमोसोम नंबर 6 को एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। और उसके बाद जो है टी सेल, आपका जो टी सेल है वो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू घूमते हुए सर्कुलेशन मोड में आकर और उस साइट पर पहुंचता है जहां वो सेल इन्फेक्टेड है और उसको किल करने की कोशिश करता है। या तो उस वायरल रेप्लिकेशन को रोक देगा या तो उसको किल कर देगा या इनगल्फ कर लेगा, या दूसरे डब्ल्यूबीसी से मैक्रोफेजेस सेल को एक्टिवेट कर देगा तो वो उसको इनगल्फ कर देंगे। ठीक है, जिससे कि उस सेल का प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। प्रोटीन डीनेचर हुआ कि सेल ख़त्म। उसके बाद स्ट्रक्चर एमएससी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में समझते हैं। द एमएससी जीन्स एंड देयर प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल स्ट्रक्चर। द टू एमएससी प्रोडक्शंस हैव आइडेंटिकल सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर विथ नैरो फंक्शनल डिफरेंसेस। यानी ये जो एमएससी प्रोटीन्स जो प्रोडक्ट्स वो एमएससी कॉम्प्लेक्स ने बनाया, एमएससी कॉम्प्लेक्स जो है आपका क्लस्टर ऑफ जीन्स है, उसने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो प्रोटीन्स कहलाएंगे। और वो दो तरीके के क्लास में हमने उसको डिवाइड किया है, एमएससी फर्स्ट और एमएससी सेकंड, अकॉर्डिंग टू देयर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल स्ट्रक्चर। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एमएससी क्लास 1 और एमएससी क्लास 2 का। अब एमएससी क्लास 1 का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। MSc class first molecules are made up of large alpha heavy chains 45 kD which is linked with smaller beta 2 microglobulin molecule. The alpha chain is a polymorphic transmembrane glycoprotein whereas beta 2 microglobulin molecule is an invariant protein which is encoded by a gene on a different chromosome. Attachment of alpha chain with beta 2 microglobulin is necessary for expression of class first on cell membrane. ये जो सेल मेम्ब्रेन है उस इन्फेक्टेड सेल की सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे एमएससी क्लास फर्स्ट, उसके बीच में जो ये छोटा सा लाल कलर का जो है वो है आपका बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, और उसके आसपास जो ब्लू कलर का है वो है आपका अल्फ़ा चेन। ठीक है, जैसे ही ये एमएससी प्रोटीन प्रोडक्ट ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन यहाँ अटैच होगा, और अटैच होने के बाद यदि इसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा होगा ये इसकी टेल है, ये टेल जो है सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करते हुए सेल के अंदर तक जाती है। अगर इसको सिग्नल मिला कि कुछ सेल के अंदर गड़बड़ है या इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस कुछ इसके अंदर है, तो फिर ये क्या करेगा, टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करेगा। कौन? ये आपका बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करेगा आगे हम इसको पढ़ के और समझते हैं। अल्फा चेन इज अटैच्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय इट्स हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट एंड हाइड्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक टेल। Alpha chain has three external domains, alpha 1, alpha 2, alpha 3. There is homology between alpha 3 and beta 2 microglobulin. जैसा कि हमने इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर देखा था, वहाँ पे भी वो सारे अमीनो एसिड्स ज्वाइन हुए थे किससे, सल्फाइड सल्फाइड बॉन्ड से, और उनको अलग अलग रीजन में हमने डिवाइड किया था जैसे कि वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर अल्फ़ा के 3 रीजन्स हैं। ये देखिए इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है एमएससी क्लास फर्स्ट का। यहाँ आप देख रहे होंगे अल्फ़ा 1 जो कि अल्फ़ा 2 से अटैच्ड है पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट के द्वारा। यहाँ पेप्टाइड बाइंडिंग किससे होगी, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है, उसके बाद ये अल्फ़ा 2, फिर ये अल्फ़ा 3, फिर ये जो टेलिंग इसमें से निकल रही है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर तक जा रही है। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट आपको यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर बीटा माइक्रोग्लोबुलिन है जो कि आपके अल्फ़ा 3 से अटैच है। ठीक है, अब ये क्लास फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल क्या करेगा वो अपन समझते हैं, उसका फंक्शनिंग समझते हैं। क्लास फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल ट्रांसमिट इम्यून रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट एंडोजीनियस एंटीजन, दैट इज़ द एंटीजन दैट आर ऑलरेडी फाउंड इन द सेल। अगर सेल के अंदर किसी तरह का कोई एंटीजन प्रेजेंट है या कोई वायरस प्रेजेंट है
तो ये जो अटैच्ड है आपका एमएससी क्लास फर्स्ट की जो ये टेलिंग साइटोप्लाज्मिक टेल जो सेल के अंदर तक जा रही है, आप देख रहे होंगे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, तो यहाँ से ये पता लगा लेगा कि अगर कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी इन्वेडिंग एंटीजन है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या वायरस है, तो ये इम्यून रिस्पॉन्स ट्रांसमिट करेगा। कहाँ पर ट्रांसमिट करेगा, आगे पढ़ते हैं। ये class first MSC molecule transmit immune responses against endogenous antigen, that is the antigen that are already present या already found in the cell. The cells which are expressing MSC class first are mostly viral infected or are tumor cell. कोई भी सेल अगर यहाँ से इम्यून रिस्पॉन्स चाहता है, इसका मतलब वो सेल इन्फेक्टेड है या फिर वो ट्यूमर सेल है या फिर वो वायरल इन्फेक्शन से ग्रसित सेल है। ठीक है, ये एमएससी कॉम्प्लेक्स हर अपनी बॉडी के हर सेल पर है, प्रेजेंट है, और सेल के अंदर एमएससी कॉम्प्लेक्स जो है अपने क्रोमोसोम नंबर 6 पे पहले से मौजूद है। अब यदि कोई इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर घुसता है तो वो क्रोमोसोम नंबर 6 एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट होगा तो सेल के अंदर कुछ हलचल होगी, सेल के अंदर हलचल होगी तो सेल के ऊपर जो आपके एमएससी क्लास फर्स्ट क्लास सेकेंड मॉलिक्यूल अटैच हैं तो वो इम्यून रिस्पॉन्स आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे बॉडी फ्लूइड्स में। ठीक है, वो बॉडी फ्लूइड्स लिम्फोइड टिश्यू तक जाएगा। लिम्फोइड टिश्यू बी सेल और टी सेल का जर्मिनेशन करेगी यानी प्रोडक्शन करेगी। बी सेल्स आपके प्लाज्मा सेल्स और क्लोन सेल बनाएगी और एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी। और टी सेल ढूंढ ढूंढ के उस साइट तक पहुँचेगी जहाँ से ये सिग्नल आया था और जहाँ पर ये वायरल सेल प्रेजेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इतना समझ में आ रहा है? आगे पढ़ते हैं अपन। MSC class first present peptides which are 8 to 10 amino acids in size which are then recognized by cytotoxic T cell. ध्यान देना वर्ड पे, recognized by cytotoxic T cell. Class first MSC molecules are found on all nucleated cells. Class first MSC molecules are found on all nucleated cell in our body. ठीक है, अभी MSC क्लास 1 जो है हर एक सेल पे प्रेजेंट है और ये वर्क कर रहा है उन एंटीजेंस पे, उन वायरस पे जो कि हमारी सेल के अंदर घुस गया है। ठीक है, सेल के अंदर अगर कोई चीज एंटीजन घुस गया है तब जाके ये MSC क्लास 1 सिग्नल प्रोवाइड करता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल जनरेट होती है लिम्फोइड टिश्यू से और उसको ढूंढ ढूंढ के वहाँ साइट पर पहुँच के किल कर देती है हमारी ही सेल को जो इन्फेक्ट हो गई है उस वायरस से। अब MSC क्लास सेकंड का क्या रोल है, ये हमारी सेल के बाहर यदि कोई फ्लूइड्स में यानी हमारे बॉडी सर्कुलेशन में, फ्लूइड सर्कुलेशन में यदि कोई एंटीजन या वायरस प्रेजेंट है तो ये सेल के बाहर काम करती है। कौन? MSC क्लास सेकंड प्रोटीन। अब इसको समझने के लिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा पहले कि MSC क्लास सेकंड का क्या फंक्शनिंग है। क्लास सेकंड MSC molecule do not contain beta 2 microglobulin but it contain 2 different polypeptide chain। इसके स्ट्रक्चर में बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन प्रेजेंट नहीं होता लेकिन दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? अल्फा चेन एंड बीटा चेन। ईच चेन हैज़ 2 एक्सटर्नल डोमेन्स। क्लास सेकंड MSC मॉलिक्यूल मीडिएट्स इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्सोजीनियस एंटीजन। देखना आप ध्यान देना इस वर्ड पे, एक्सोजीनियस एंटीजन्स यानी सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर यदि कोई बॉडी फ्लूइड में एंटीजन है या कोई वायरस है या बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको आइडेंटिफाई कौन करता है? MSC क्लास सेकंड। आइडेंटिफाई करने के बाद जो है सिग्नल वो प्रोवाइड करेगा। कैसे? वो अपना कुछ ना कुछ डिटरमिनेंट्स रिलीज़ करेंगे, प्रोटीन प्रोडक्ट्स रिलीज़ करेंगे, क्रोमोसोम नंबर 6 आपका एक्टिवेट हो जाएगा। उसके थ्रू जैसे क्रोमोसोम नंबर 6 एक्टिवेट होगा तो MSC कॉम्प्लेक्स जो है वर्कआउट करने लग जाएगा। वर्कआउट करेगा तो आपके जो लिम्फोइड टिश्यूज है वहाँ से बी सेल और टी सेल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वही डिफेंस मैकेनिज्म फिर आगे एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा सेल का प्रोडक्शन हो रहा है और टी सेल जो है आपका वो उस एंटीजन के पास जाके और उससे अटैच होकर जो है उस एंटीजन को या तो एनगल्फ करके ख़त्म कर देगा या तो फिर आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो प्लाज्मा सेल के थ्रू एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है उस एंटीजन से बाइंड होके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगी यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस को ख़त्म करने की कोशिश करेगी और एक्सक्रीट कर देगी बॉडी में से। ठीक है, दैट इज़ एंटीजन विच आर फाउंड आउटसाइड of the cell in cytosol. Class 2 MSC molecules will bind with amino acid residue which are 13 to 18 in size and will be recognized by T helper cell
यहाँ पर टी सेल आइडेंटिफाई नहीं कर रही है, यहाँ पर टी हेल्पर सेल आइडेंटिफाई करके टी किलर सेल को बता रही है। ठीक है, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड, टी सप्रेसर सेल, टी किलर सेल, टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल का नाम ही इसलिए हेल्पर दिया है क्योंकि ये आइडेंटिफाई यहाँ एमएससी क्लास सेकंड में कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही टी हेल्पर सेल ने आइडेंटिफाई किया, रिकोगनाइज़ किया, वो टी किलर सेल को एक्टिवेट कर देगी। टी सेल भी जो है ये 2-3 अलग अलग तरह की होती है। कौन कौन सी? टी सप्रेसर सेल, टी किलर सेल और टी हेल्पर सेल। तो ये हेल्पर